नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एसएसजी गुरुकुल के इस ऑनलाइन मंच पर। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये बात जानकारी है, पता है कि आपके एलटी के एग्जाम के लिए आपने अपने फॉर्म पूरे कर दिए हों। फॉर्म भरने की प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है। कुछ परीक्षाओं के लिए डेट जारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी एसएसटी और अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो ये परीक्षाएं ऐसी हैं जिनकी अभी तिथि जारी नहीं हुई। ऐसे में हो सकता है कि आपको निराशा हो रही हो, आपको लग रहा हो कि आपकी तैयारी जो है अभी तक जितनी प्रभावी हो पाई है, लगातार बीतते दिन के साथ वो तैयारी कहीं कमजोर न पड़ जाए। लेकिन दोस्तों, यहां पर आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। आपको यह समझना होगा कि आपको मिला हुआ ये अतिरिक्त समय आपको इस्तेमाल करना है अपनी तैयारी को और पुख्ता बनाने और मजबूत बनाने में, ताकि आपकी तैयारी का ये क्रम जो कई वर्षों से लगातार चल रहा है, ये और आगे न चले और आप इसी वर्ष इस परीक्षा में प्रतिभाग करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। दोस्तों, आप सबको ये जो सेशन आज हम आपके साथ अटेंड कर रहे हैं, इसमें मैंने आपको बस इसलिए आपका कीमती समय लिया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि आखिरकार हमारी आपकी तैयारी जो बायोलॉजी के अंतर्गत होनी है, उस तैयारी में ऐसे कौन से पहलू हैं जिनका ध्यान रखकर आप अधिकतम अंक हासिल कर सकते। साथ ही साथ हमें अपनी उन पहलुओं पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी जिनकी उपेक्षा करके हम अपनी सफलता जो संभावित होती है, उस सफलता से वंचित हो जाए। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में लगातार अलग अलग एग्जाम्स, चाहे वो राज्य स्तर पर हो रहे हों, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो रहे हों, हर स्तर की परीक्षाओं के स्टैंडर्ड में बदलाव आया है। ऐसे में यूपीएलटी ग्रेड के एग्जाम के भी जो पैटर्न है, उसमें भी 2018 की तुलना में दोस्तों बड़े परिवर्तन हो चुके हैं। और आपको पता है कि इस बार ये परीक्षा दो चरणों में होनी है, जिसमें पहला चरण आपका ऑब्जेक्टिव होना है और दूसरा चरण जो है वो सब्जेक्टिव होना है। तो यहां इसका मतलब साफ हो जाता है कि आप उसी निर्धारित पैटर्न जो अब तक चलता चला आ रहा है, जिस पर आपने अब तक अपनी तैयारियां की हैं, वो पैटर्न अब शायद आपके लिए उतना कारगर नहीं हो पाएगा। तो फिर सवाल उठता है कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। आइए समझते हैं आज के सेशन में इसी बात को, और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहली चीज आपके सामने मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपके पेपर में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो किस तरह के या कितने प्रकार के या किस नेचर के होते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। दूसरा प्रश्न आपका फैक्ट बेसिस पर होता है। तीसरा एप्लीकेशन बेस्ड होता है और चौथा डायग्राम बेस्ड होता है। यानी कि सिद्धांत आधारित प्रश्न जिनकी संख्या करीब 50 से 55% होती है। यानी कि आपको अपने विषय के कॉन्सेप्ट पर अपनी गहरी पकड़ रखनी होगी। और ये एक दिन का खेल नहीं है दोस्तों, बल्कि कंसिस्टेंट तरीके से लगातार की गई मेहनत ही आपको इस योग्य बनाती है कि आप किसी विषय की संकल्पनाओं को, उनके सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ सकें। इसके बाद बात आती है तथ्य आधारित प्रश्नों की, जिस पर ज्यादातर छात्र विश्वास ज्यादा करते हैं। वो निर्भर भी इसी पर रहते हैं और रटंत विद्या के आधार पर वो सोचते हैं कि इस परीक्षा के इस पहलू को, इस सेगमेंट को हम आसानी से पार कर लेंगे। मैं इस बात से इनकार भी नहीं करता, लेकिन जहां प्रश्नों की संख्या केवल 20 से 30% है, उसकी तुलना में जहां से 50 से 55% प्रश्न आने हैं, आप खुद सोचिए कि आपकी सफलता किस आधार पर ज्यादा सुनिश्चित हो। तीसरे चरण में हम एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्नों की बात करते हैं, जहां कारण परिणाम या प्रयोग आधारित प्रश्न होते हैं, जिनकी संख्या 10 से 15% होती है। और अंत में डायग्राम बेस्ड प्रश्न होते हैं दोस्तों, चित्र आधारित प्रश्न होते हैं, जो लगभग 5%। यानी ये है आपका एक कंप्लीट रेशियो, जिसके बेसिस पर आप अपने विषय की संकल्पनाओं को न केवल समझ सकते हैं, बल्कि संभावित परीक्षा में जो प्रश्न आने की संभावना है, उन प्रश्नों को भी आप बढ़िया तरीके से तैयार कर पाएंगे। आगे बढ़ने पर मैं यहां पर आपके लिए थोड़ा सा और आसान कर देता हूं आपकी तैयारी को, यह बता करके कि कहां से कितने प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं। आप देखें दोस्तों, सेल बायोलॉजी से 8 से 10 प्रश्न है, जेनेटिक्स से 10 से 12 प्रश्न है, ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी मनुष्य की शारीरिक संरचना से सबसे अधिक 15 से 18 प्रश्न। लेकिन ज्यादातर छात्र ये भी गलती करते हैं कि वो सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी पर ही अपना बहुत ज्यादा समय दे देते हैं, और इस वजह से बाकी के पोर्शन जो कि थोड़े ज्यादा जटिल हैं, उन प्रश्नों की, उन पोर्शंस की उपेक्षा हो जाती है। आगे बढ़ने पर प्लांट फिजियोलॉजी में से 7 से 9 प्रश्न आपके सामने हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें, जिसमें जंतु और पादप दोनों के वर्गीकरण से जुड़े प्रश्नों की बात होती है, तो 6 से 8 क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाते हैं। इकोलॉजी, जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है,
दोस्तों पर्यावरण हमारा हिस्सा है और हम पर्यावरण के, ऐसे में इस पोर्शन की, इस पहलू की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि यहां से 6 से 8 ही प्रश्न हैं। लेकिन इन प्रश्नों की तैयारी आपके लिए बहुत आसान हो सकती है अगर आप लगातार अपने आसपास के वातावरण और परिवेश के प्रति जागरूक रहे हैं और सामान्य स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने की कोशिश व्यक्तिगत लेवल पर आदमी करता रहता है। इवोल्यूशन से 4 से 5 प्रश्न है दोस्तों, रिप्रोडक्शन से 6 से 8 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी से 4 से 5 प्रश्न और बीमारियों से यानी डिजीजेस से 5 से 6 प्रश्न है। आइए समझते हैं पहले उन प्रश्नों को जिन पर सबसे ज्यादा बार अलग अलग परीक्षाओं में जिन प्रश्नों को पूछा गया। आपके सामने यहां पर कुछ प्रश्न मैंने रखे हैं चुन करके, जो आप देख पा रहे हैं कि कितनी बार यूपीपीएससी यानी कि आयोग ने इन प्रश्नों को अलग अलग परीक्षाओं में आपसे पूछा है। अगर इन प्रश्नों की बात की जाए दोस्तों, तो करीब 30 से 40% प्रश्न ऐसे होते हैं जिन पर आप अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं। और चूंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं, दोहराए गए हैं, तो आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं जैसे हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर प्रश्न कूट आधारित है। यह ध्यान रखना है कि आपके पेपर में आने वाले प्रश्न केवल तथ्य आधारित या वन लाइनर ही नहीं होंगे, बल्कि वो कूट आधारित होंगे, क्योंकि कूट आधारित प्रश्नों के माध्यम से आपकी संकल्पनात्मक समझ का परीक्षण किया जाता है। साथ ही साथ विषय पर आपकी पकड़ का भी जो है यहां पर आकलन किया जा सकता है। उसके अलावा फेरोमोन्स पाए जाते हैं, ये प्रश्न दोस्तों 2015, 20, 8 और 10 4 बार आप देख सकते हैं पूछा गया है। उसके अलावा और बहुत सारे प्रश्न हैं जिसमें निम्न में से किसकी जांच के लिए एलिसा परीक्षण कराया जाता है। तो आप सब जानते हैं कि एलिसा का पूरा नाम क्या है, यह भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है। और यह प्रश्न भी 2009, 2007, 2003, 4 और 4 के यूपी लोअर के एग्जाम में भी पूछे गए। गोल्डन धान, ये प्रश्न आप देख सकते हैं। और ऐसे ढेरों सवाल हैं दोस्तों जिनकी अगर आपने बढ़िया से तैयारी कर ली तो करीब 40% अंक तो आपके वैसे ही आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये सर्वाधिक बार रिपीटेड क्वेश्चन है और आगे भी इनके पेपर में बने रहने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा। लेकिन दोस्तों कुछ और बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, और स्पेशली मैं ये आपको बताने के लिए इस सेशन के साथ आपके बीच मौजूद हूं कि एसएसजी गुरुकुल आपके लिए क्या कर रहा है और क्या बेहतर कर सकता है, और एसएसजी गुरुकुल के साथ जुड़ने से क्या बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे, और क्यों आपको एसएसजी गुरुकुल का ही चयन करना चाहिए अपनी निश्चित सफलता के। आइए दोस्तों समझते हैं इस बात को। आप देख सकते हैं कि इस समय हमारे पास यानी कि एसएसजी गुरुकुल आपकी यूपीएलटी ग्रेड 2025 के एग्जाम्स के लिए अलग अलग बैचेस चला रहा है, ठीक है। लेकिन हम यहां पर सारे बैचेस की बात न करके सिर्फ आपसे बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, वो भी आपको पता है। और ये विषय तथ्यात्मक और संकल्पनात्मक दोनों तरह के समझ की मांग करता है। दोस्तों ये कोर्स आपका जो है वो, इसकी जो वैलिडिटी है वो आपको मैं बता देता हूं, ये प्री और मेंस दोनों के लिए होगी। जिसकी प्राइजेस की अगर बात करें तो ये 4999 हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये सिर्फ 1999 है। खैर इस पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। आइए समझते हैं कंटेंट। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो आपके सिलेबस में क्योंकि यहां पर कई चीजें हैं जिसमें फिजियोलॉजी यानी कि पूरी की पूरी शारीरिक संरचना है, जिसमें आपका नर्वस सिस्टम से लेकर के एंडोक्राइन सिस्टम तक और साइटोलॉजी से लेकर के और जेनेटिक्स के पोर्शन तक की चीजें यहां पर आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद जनरल स्टडीज के वो कंपलसरी 30 अंकों के प्रश्न होते हैं, जिसके आप देख सकते हैं कि 82 घंटों से भी ज्यादा की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं। इन सेगमेंट को भी आप तैयार करके अपनी तैयारी को और अच्छे बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। आगे बात करते हैं जैसे दोस्तों जूलॉजी के बारे में। अब इस जूलॉजी में कई चैप्टर्स हैं जिन पर आपको अपनी पकड़ न केवल मजबूत रखनी होती है। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देता हूं, कोई भी उदाहरण ले लेते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर सारे क्रम में ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं, यानी जंतु जगत का वर्गीकरण, कोशिका समग्र योजना, उसके अलावा संघ प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, नाइडेरिया, उसके अलावा प्लेटीहेल्मिन्थेस, टीनोफोरा, मोलस्का। अब जैसे मोलस्का की बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि हम यानी कि एसएसजी गुरुकुल कैसे औरों से अलग है और कैसे हम आपके लिए औरों से बेहतर क्लासरूम प्रोग्राम के माध्यम से न केवल आप में संकल्पनात्मक समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे, बल्कि उसके अलावा प्रैक्टिस के माध्यम से भी हम आपको तैयारी का पूरा मौका देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरह के सब्जेक्ट में
सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो है कि विद फिगर हम चीजों को न केवल समझें बल्कि इसके आधार पर इसे और बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। के अलावा और भी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, जैसे फाइलम एनालिडा की बात करें। अब इस पीडीएफ को आप देखिए। इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर कैसे चित्रों के माध्यम से आपको न केवल विषय के मूल सिद्धांतों से वाकिफ कराया जा रहा है बल्कि उसमें तथ्यात्मक समझ के लिए भी आपको सारी चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब ये तो हुई बात दोस्तों केवल हमारे अलग अलग टॉपिक की, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आप अपनी तैयारी निश्चित तौर पर कर भी रहे होंगे और आने वाले समय में आप अपनी तैयारी को और प्रभावी बनाने के लिए इनके प्रैक्टिस पर भी पूरा ध्यान देंगे। दोस्तों अब बात आती है प्रैक्टिस की। तो याद रखें, प्रैक्टिस की अगर बात करें तो जूलॉजी के या फिर किसी भी पोर्शन की अगर मैं बात करूं, उससे रिलेटेड तमाम जो प्रैक्टिस क्लासेस हैं वो भी यहां पर अवेलेबल हैं। एनवायरमेंट की बात कर सकते हैं तो पर्यावरण जो कि एक अनिवार्य हिस्सा है, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट हो, क्लाइमेट चेंज हो, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन हो, साथ ही साथ अफॉरेस्टेशन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री हो, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हो, ठीक, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहारों की बात करें, पर्यावरण कार्यक्रम, एनवायरमेंटल प्रोग्राम, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, कंजर्वेशन प्रोग्राम और तमाम ऐसी बातें जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। हर वो डेटा, हर वो टॉपिक आपको सिर्फ एसएसजी गुरुकुल पर ही इस वक्त बेहतरीन तरीके से मिल रहा है। अब आती है बात एक और चीज दोस्तों, प्रैक्टिस की। अगर प्रैक्टिस की मैं बात करूं तो एसएसजी गुरुकुल प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्या कर रहा है, आइए वो भी देख लेते हैं। आपके सामने यहां पर आप देख सकते हैं क्विज टेस्ट, क्योंकि दोस्तों पढ़ी हुई चीजों को, पढ़े हुए कॉन्सेप्ट का जब तक अगर परीक्षण न किया जाए, जब तक हम टेस्ट के माध्यम से अपनी योग्यता और अपने की गई मेहनत का परिणाम न जाने, तब तक उस तैयारी का कोई मतलब नहीं निकलता है। और ऐसे में आपके लिए वो काम भी यहां किया जा रहा है, यानी जैव विकास की बात कर लीजिए, आप प्रमुख जीव वैज्ञानिकों की बात करिए, शाखाओं की बात करिए, कोशिका विज्ञान हो गया, जेनेटिक्स हो गया, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो गया, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है, फिजियोलॉजी है, एनिमल टिश्यू, टैक्सोनॉमी, ठीक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट टैक्सोनॉमी, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, प्लांट जेनेटिक्स, ये सारी चीजें हैं। जैसे आप इसमें से कोई भी पोर्शन उठाइए और उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे कोशिका विज्ञान में एक सरल चीज उठाता हूं, अब आप देखिए यहां पर ढेरों प्रश्न ऐसे ही आपको इसी क्रम में मिलेंगे जहां पर आप अपनी तैयारी का वास्तविक स्तर जान सकते। तो दोस्तों ये तैयारी तभी प्रभावी ढंग से आपकी हो पाएगी जब आप विषय वस्तु को समझेंगे, अपने सिलेबस को समझेंगे, सिलेबस में पूछे जाने वाले पैटर्न को समझेंगे और साथ साथ पैटर्न में होने वाले बदलावों पर भी आपकी गहरी नजर हो। क्योंकि दोस्तों पैटर्न का जो मतलब है वो सीधे तौर पर इतना ही है कि आपसे उस विषय की जो भी संकल्पनात्मक समझ की मांग की जाए, न केवल आप उसका सही उत्तर दे पाए बल्कि आपके द्वारा दिया गया उत्तर मौलिक भी हो। दोस्तों याद रखना है कि ये जो पूरी बातें मैंने आपसे की हैं, ये सारी बातें केवल एक ही चीज के लिए हैं, यानी ये बातें हो रही हैं केवल प्री के लिए। अभी इसमें मेंस इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि मेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे काफी अलग है। यानी वहां पर आपको सब्जेक्टिव वे में अपने प्रश्नों का आंसर देना होगा, यानी प्रश्नों का उत्तर आपको लिख करके बताना होगा। कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अगर मान लीजिए एक सिंपल से एग्जांपल की मैं बात करूं, अगर वो कह दे क्रॉसिंग ओवर के बारे में, तो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया, कियाज्माटा, ये सब क्या है, इसके बारे में आपसे अगर पूछा जा रहा है तो आपको विस्तार से लिख करके बताना होता है। मैंने पिछली वीडियो आपकी बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि उत्तर लेखन में आपको किस प्रकार की सावधानी रखने की जरूरत है, किस प्रकार के समझदारी की जरूरत है और कैसे आप अपने उत्तर को न केवल मौलिक बना सकते हैं बल्कि पूछे गए प्रश्न की मांग के अनुरूप आप अपना उत्तर देकर के एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो मैं कहना चाहता हूं संक्षिप्त में बस वो इतना ही है कि आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए क्यों आपको एसएसजी गुरुकुल से जुड़ना चाहिए, क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए हमारा ये यूपीएलटी ग्रेड एग्जाम का बायोलॉजी का बैच या कोई भी अदर बैच जो भी आपके इस समय इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए चलाया जा रहा है। क्योंकि अपनी उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए एसएसजी गुरुकुल अभी भी सिर्फ एक ही उद्देश्य को केंद्र में रखकर काम करता है और वो है आपकी सफलता। क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता निहित है, आपकी कामयाबी ही हमारी कामयाबी है।
और ऐसे में हम आपकी कामयाबी और आपकी सफलता के लिए न केवल दोस्तों अपनी पूरी टीम के साथ प्रतिबद्ध हैं, बल्कि हम ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि आप प्रश्नों की मूल प्रकृति को समझते हुए सही रणनीति का इस्तेमाल करके और निर्धारित समयावधि में इतना बेहतर प्रिपरेशन कर लें, ये तैयारी आपकी आखिरी तैयारी हो और इसके बाद आपको कभी किसी तैयारी के लिए किसी एग्जाम में बैठने की जरूरत ना पड़े। तो अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं आज की इस क्लास को खत्म करता हूं, क्योंकि आपका जो टाइम है, आपका जो वक्त है दोस्तों, वो हमारे ही लिए और आपके लिए भी बहुत कीमती है। तो अपने इस कीमती समय का इस्तेमाल सही जगह पर, सही मंच पर और सही लोगों के मार्गदर्शन में। और बस इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।